हैं। देखो बच्चों, इन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम दो पार्ट्स की बात करेंगे। एक रहता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट, और दूसरा है एक्सचेंज पार्ट। जैसे कि आप डायग्राम सीख चुके हो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, उसके बाद नेजल चेंबर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब चीजें आती है। तो बच्चों, कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होता है? नोस्ट्रिल से लेकर के ब्रोंकियोल तक नोस्ट्रिल से लेकर के ब्रोंकियोल्स तक का कंप्लीट पोर्शन कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है, राइट। और बच्चों, सिर्फ एल्वियोलाई वाला जो रीजन है उसे बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट, ओनली एल्वियोलाई। देखिए बच्चों, कंडक्टिंग पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है। कंडक्टिंग पार्ट के अंदर एयर जो है वो कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है? एयर के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करता है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको लेकर के आता है। सो एटमॉस्फेरिक एयर ब्रिंग टू नॉर्मल टेम्परेचर, कि बॉडी जितना टॉलरेट करे उतना टेम्परेचर तक एटमॉस्फेरिक एयर का ये कर देता है, और उसके बाद में वो एयर अंदर चली जाती है। क्योंकि बच्चों, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की एयर होगी या बहुत ठंडी एयर अगर होगी तो वो हमारी एल्वियोलाई को डैमेज कर सकती है। इसीलिए टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम किसका है? कंडक्टिंग पार्ट का। इसके अलावा जो कंडक्टिंग पार्ट है उसके अंदर बच्चों सीलिया लगे हुए हैं। वो सीलिया क्या करते हैं? जैसे कि नोज वगैरह के अंदर आपके हेयर भी लगे हुए हैं, अंदर की तरफ सीलिया भी लगे हुए हैं। तो ये हेयर है, जो सीलिया है, ये अनवांटेड पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते, राइट। हेयर्स एंड सीलिया, दे रिमूव अनवांटेड पार्टिकल्स। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये क्या कर रहे हैं, जो भी एयर अंदर जा रही है उस एयर को फिल्टर करके भेज रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एयर का ह्यूमिडिफिकेशन भी किया जाता है। और फिर उसको अंदर भेजा जाता है। तो ये सारे के सारे जो काम मैंने लिखे हैं, दीज आर परफॉर्म्ड बाय कंडक्टिंग पार्ट। एक्सचेंज पार्ट में आता है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? एल्वियोलाई इज द मेन साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। यहां पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है बच्चों। दैट्स इट, डन। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। डन? yes. उसके बाद देखिए बच्चों, जो हमारे लंग्स हैं, बच्चों, वो जिस चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है उसे बोलते हैं थोरेसिक चैम्बर। लंग्स आर लोकेटेड इन थोरेसिक चैम्बर। बच्चों, क्या होता है ये थोरेसिक चैम्बर? देखिए, अगर फ्रंट से हम देखें, ये वाला जो सिस्टम है बच्चों, वेंट्रल साइड में क्या है? यहां पे एक बोन होती है, इसे बोलते हैं स्टर्नम।
उसके बाद में लेटरल साइड में दीज आर रिब्स, और पीछे की तरफ क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। तो इन्होंने एक तरह का पिंजरे के जैसा सिस्टम बना दिया है, केज बना दिया जिसे बोलते हैं रिब केज, और नीचे की तरफ है बच्चों डायफ्राम, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर मिलके क्या कहलाता है, थोरैसिक चैम्बर। क्या बोला मैंने, डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है बच्चों, डोर्सल साइड मतलब पीठ वाली साइड, वर्टिब्रल कॉलम, और वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है स्टर्नम। साइड्स में यानी कि लेटरल साइड आप कह सकते हो, क्या प्रेजेंट है, आपके रिब्स, 12 पेयर रिब्स, ठीक है। और उसके बाद बच्चों नीचे की तरफ लोअर साइड में या कह सकते हो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है डायाफ्राम। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। मान लो बच्चों ये वर्टिब्रल कॉलम है, लाइक दिस, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, और इससे आपके रिब्स अटैच हैं। तो ऐसे करके वो एक यू कैन से केज लाइक सिस्टम यहां पे बन रहे हैं इस टाइप से। और उसके बाद बच्चों ये जो भी आपकी रिब्स है, ये आगे की तरफ आप देखोगे दे आर कनेक्टेड विद स्टर्नम। दिस इज स्टर्नम। और नीचे की तरफ प्रेजेंट है इसके डायफ्राम, ठीक है। लाइक दिस। सो ये जो केज बन गया ये कंप्लीट कहलाता है थोरैसिक चैम्बर। और इस थोरैसिक चैम्बर में क्या प्रेजेंट है, आपके लंग्स प्रेजेंट है बच्चों। तो ये कंपोजिशन आपको याद रखनी है। बात समझ आई आपको, यस और नो? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं करते चलेंगे इनको। टेक अ स्क्रीनशॉट राइट नाउ। डन? ओके। उसके बाद है बच्चों स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है? सबसे पहले देखिए एयर को अंदर लिया जा रहा है, राइट। एयर को अंदर लिया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन, क्योंकि एयर जो है वो पल्मोन में जा रही है, वो लंग्स में जा रही है। पल्मोन का मतलब क्या होता है? लंग्स। सो पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट, जब एयर अंदर चली जाएगी बच्चों तो लंग्स के अंदर, कंसीडर दीज आर लंग्स, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? एल्वुलाई प्रेजेंट है। और बच्चों एल्वुलाई के आसपास प्रेजेंट है, एल्वुलाई को कवर किया हुआ है ब्लड कैपिलरीज ने, दीज आर ब्लड कैपिलरीज। तो जो भी आपने एयर को इनहेल किया है उसका
वो एक्सचेंज होगी, यानी कि उसके अंदर से जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड में आ जाएगी और ब्लड के अंदर जो CO2 है वो बच्चों एल्वुलाई में चली जाएगी। सो एल्वुलाई और ब्लड के बीच में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। बच्चों इसको हम प्राइमरी साइट मानते हैं कि गैसेस एक्सचेंज की ये प्राइमरी साइट है, ये आपको भी याद रखना है। अब मान लीजिए ऑक्सीजन के बिहाफ पे हम बात करें कि ऑक्सीजन जो है ब्लड में आ चुकी है। अब ऑक्सीजन का क्या होगा? सो बच्चों इस ब्लड वेसल के जरिए जो भी ऑक्सीजन अंदर आई है वो ट्रैवल कर रही है, यानी कि उसका क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, और फाइनली वो किसी न किसी टिश्यू तक पहुंचा दी जाएगी। जैसे ही वो टिश्यू तक पहुंचेगी, यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स थी फिर से कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी बच्चों, और इनके अंदर जो ऑक्सीजन थी उस ऑक्सीजन को टिश्यू को दे दिया जाएगा, ठीक है ना। सो एक्सचेंज होने के बाद में क्या किया गया? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया गया। इट विल बी योर थर्ड स्टेप, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाया ब्लड। ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बच्चों, और फाइनली जब टिश्यू साइट पे ये ब्लड वेसल्स पहुंच जाएगी तो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी, और फिर से यहाँ पे क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन ले ली जाएगी, टिश्यूज उस ऑक्सीजन का यूज करेंगे बच्चों और फूड का ब्रेकडाउन करेंगे, और बदले में जो CO2 जनरेट होगी उस CO2 को यहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। और इस CO2 को लेकर के फिर वापस से आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो लंग्स में पहुंचेंगी और CO2 को बच्चों बाहर ऐसे पहुंचा दिया जाता है। सो दिस स्टेप इज द नेक्स्ट स्टेप, जहां पे क्या हो रहा है? अगेन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन, लेकिन अब गैसियस एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है बच्चों? टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज में। डन। सो प्राइमरी साइट क्या थी? एल्वुलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। तो ये क्या हो जाएगी? टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज को बोलेंगे सेकेंडरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। सेकेंडरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, राइट। बच्चों जब टिश्यू के पास में ऑक्सीजन पहुंच चुकी है तो वो क्या करेंगे? इसका यूटिलाइजेशन भी करेंगे, है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट करेंगे CO2 को, एलिमिनेशन ऑफ CO2, ठीक है। और वो CO2 जो है ब्लड के जरिए वापस वहां पे पहुंचेगी और बाहर निकाल दी जाएगी। सो इन दिस वे, इन 5-6 स्टेप्स में ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है बच्चों कंप्लीट होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ओके। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देख लिया, कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंज पार्ट, थोरेसिक चैम्बर समझ लिया, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी हमने कर लिया। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन।
देखो बच्चों, रेस्पिरेशन के अंदर है ना दो प्रोसेस इंक्लूड है, इंस्पिरेशन जहां पे आप एयर को अंदर ले रहे हो, एयर इज टेकन इन, और दूसरा एक्सपीरेशन जहां पे एयर गोज आउटसाइड, एयर को अंदर ले रहे हो इंस्पिरेशन, बाहर निकाल रहे हो एक्सपिरेशन, राइट बच्चों। इंस्पिरेशन जब हम करते हैं ना तो एनर्जी लगानी पड़ती है हमें। इंस्पिरेशन जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, और जब एनर्जी लगाते हैं तो ऐसी प्रोसेस को मानते हैं एक्टिव प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस को क्या माना जाता है? एक्टिव प्रोसेस बोला जाता है बच्चों। सो इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, जबकि सांस छोड़ने में बच्चों एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ती। जैसे ही मसल्स रिलैक्स होगी ऑटोमेटिकली जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि एक्सपिरेशन में एनर्जी यूज नहीं होती। इसीलिए बच्चों एक्सपिरेशन जो है ये एक पैसिव प्रोसेस है। राइट। रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है प्रेशर ग्रेडियंट का होना। रेस्पिरेशन बच्चों तभी हो पाएगा जब क्या होगा? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब तो क्या है? देखो ग्रेडियंट का मतलब होता है बच्चों डिफरेंस, ठीक है ना। प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए दो चैम्बर हैं, इसको ऐसे समझिए, ये एक चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है। यहां से यहां पे एयर तभी जा पाएगी जब एक तरफ एयर कम होगी, दूसरी तरफ एयर ज्यादा होगी। अगर दोनों तरफ एयर का जो प्रेशर है वो इक्वल हो, अगर मान लो चैम्बर ए है, चैम्बर बी है, अगर बच्चों ए चैम्बर और बी चैम्बर दोनों में ही एयर का जो प्रेशर है वो इक्वल हो, तो बच्चों ना इधर से ए से बी में एयर जा पाएगी, ना बी से ए में जा पाएगी। तो यहां पे ग्रेडियंट होना जरूरी है, प्रेशर के अंदर डिफरेंस होना जरूरी है, तभी एयर की मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। सो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब प्रेशर के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। अब बच्चों प्रेशर ग्रेडियंट कैसे क्रिएट किया जाएगा? प्रेशर ग्रेडियंट के लिए अब हम है ना, देखो बच्चों क्लाइमेट के अंदर जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर की जो प्रेशर है, हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि हम एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको चेंज कर सकें, लेकिन हम एक चीज चेंज कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं, हमारा जो डायफ्राम है वो तो हमारे कंट्रोल में है ना। तो अगर हम उसका वॉल्यूम कम ज्यादा कर दें तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें पता है कि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यस और नो? ये बात पता है सबको? यस और नो? बच्चों हमें वॉल्यूम को चेंज करना है, वॉल्यूम चेंज होगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और उसके बिहाफ पे ना रेस्पिरेशन होगा। एक चीज याद रखना, प्रेशर, देखो बच्चों एयर की मूवमेंट हमेशा कैसे होती है? एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर को आप पॉजिटिव प्रेशर भी बोल सकते हो, लो प्रेशर को नेगेटिव प्रेशर भी बोल सकते हो। सो हमेशा याद रखना है बच्चों कि एयर की जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव प्रेशर से नेगेटिव प्रेशर की तरफ होती है, या आप कह सकते हो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर की मूवमेंट होती है। अब देखिए अगली बात बच्चों, मान लीजिए ये है आपके लंग्स और ये है बाहर का एटमॉस्फेयर, ठीक है। नाउ अगर लंग्स के अंदर
नेगेटिव प्रेशर हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो यानी कि पॉजिटिव प्रेशर हो, तो क्या होगा? अभी मैंने बताया कि एयर कहां से कहां पे मूव करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि बाहर की एयर जो है वो अंदर आना शुरू कर देगी। और अगर बाहर से एयर अंदर जा रही है तो इस चीज को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इंस्पिरेशन हो रहा है। क्या बोलेंगे बच्चों? इंस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि एयर अंदर जा रही है। ऑन द अदर हैंड, अगेन दीज आर लंग्स। अगर बच्चों लंग्स का प्रेशर ज्यादा है, मतलब कि यहां पे पॉजिटिव प्रेशर है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया है इसके कंपैरिजन में, तो एयर की मूवमेंट कैसे होगी? अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो लंग्स के अंदर जो भी एयर है वो बच्चों बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। और अगर बच्चों एयर बाहर निकल रही है, इस चीज को क्या बोलेंगे? कि एक्सपीरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपीरेशन। तो ये तो जस्ट एक बेसिक फंडा हमने समझा है कि इंस्पिरेशन या एक्सपीरेशन कैसे होगा। मुझे बस आपके दिमाग में एक मूल मंत्र ये डालना था कि एयर की जो मूवमेंट होती है वो हमेशा पॉजिटिव प्रेशर से नेगेटिव प्रेशर की तरफ होती है। अब हमें ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने की कोशिश करनी है, तभी जाकर के इंस्पिरेशन हो पाएगा। सो देखिए, इंस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? इंस्पिरेशन के केस में जब आपके ब्रेन से सिग्नल जाएगा आपके डायफ्राम को, कंसीडर ये है आपके लंग्स, ठीक है, और ये है बच्चों आपका डायफ्राम। तो अभी जो डायफ्राम है वो नॉर्मल स्टेट में है, और नॉर्मल स्टेट में बच्चों डायफ्राम कैसा होता है? डोम शेप्ड डायफ्राम। कब है? इन रिलैक्स्ड स्टेट, राइट। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा? सिग्नल आएगा ब्रेन से। ब्रेन से सिग्नल आएगा बच्चों किसको? डायफ्राम को। डायफ्राम को जैसे ही सिग्नल मिलेगा, डायफ्राम की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। डायफ्राम की मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और जैसे ही बच्चों यहां की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये जो डायफ्राम है, ये अभी जो डोम शेप डायफ्राम है बच्चों, ये डोम शेप नहीं रहेगा, ये डायफ्राम हो जाएगा फ्लैट लाइक दिस, ठीक है। पहली चीज, अगर ये फ्लैट हो गया एंड ये आपके है, मान लो दीज आर योर लंग्स, और लंग्स के बाहर की तरफ क्या है? आपके रिब्स, सो रिब केज, दिस इज योर रिब केज, ठीक है ना। पहला काम क्या हुआ है? जैसे ही सिग्नल आया, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्शन शो किया, डायफ्राम क्या हो गया? डायफ्राम फ्लैट हो गया। डायफ्राम के फ्लैट होने से क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, क्योंकि नीचे का एरिया ऐसे हो गया, पहले तो ये ऐसे था तो वॉल्यूम कम था, लेकिन फ्लैट होते ही बच्चों यहां पे क्या हुआ? लंग्स का ये जो वॉल्यूम था, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, राइट। लेट मी राइट, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया इसके कारण। सेकेंड थिंग, उसके बाद बच्चों सिग्नल जाएगा रिब्स की मसल्स को। रिब्स के बीच में भी मसल्स लगी हुई है, यहां पे ये जो रिब्स हैं बच्चों, इनके बीच बीच में ऐसे करके मसल्स लगी हुई हैं, बाहर की तरफ भी मसल्स लगी हुई हैं, अंदर की तरफ भी मसल्स लगी हुई है बच्चों। इन मसल्स को बोलते हैं, अभी मैं सिर्फ बाहर वाली मसल्स की बात करूंगा, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब इनको सिग्नल जाएगा बच्चों तो इनके मसल्स के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब केज जो है बाहर की तरफ ना एक्सपेंड करेगा लाइक दिस।
ठीक है। तो यहां से जब रिब केज एक्सपेंड करेगा, आप ये इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि डायफ्राम का जब डायफ्राम फ्लैट हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे हो रहा है। यहां पे जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे, क्योंकि बच्चों डायफ्राम नीचे की तरफ है ना, तो ऐसे फ्लैट हो गया, तो ऊपर और नीचे की तरफ से आप कह सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। लेकिन जब रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स है, जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इंटरकोस्टल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो अगेन ऐसे दीज आर योर रिब एक्सपेंड हो रही है बच्चों। तो ये जो एक्सपेंडेशन हो रहा है, ये हो रहा है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे, है ना, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे। और इसके कारण भी अगेन पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो बच्चों डायफ्राम के फ्लैट होने से भी यू कैन से वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा ये जो मसल्स थी इंटरकोस्टल मसल्स, इनके कॉन्ट्रैक्शन से भी अगेन पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और अगर बच्चों पल्मोनरी वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि हमने बात की थी कि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। सो जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा, पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया तो एयर कहां से कहां पे मूव करेगी, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो लंग्स से कंसीडर दीज आर योर लंग्स, और अब इनके अंदर वॉल्यूम क्या कर दिया हमने, वॉल्यूम डिक्रीज किया और प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। प्रेशर इंक्रीज होते ही एयर जो है वो बाहर चली गई, एंड दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। जस्ट वेट, मिस्टेक होगी बच्चों यहाँ पे, इसको इरेज करो एक बार के लिए। ये देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर डिक्रीज होगा यहां पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। ओके, अब ठीक है। अगेन मैंने लंग्स बनाए, अब लंग्स में हमने क्या कर दिया, प्रेशर को डिक्रीज। अगर अंदर प्रेशर कम है, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाहर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, बाहर प्रेशर हाई होगा। प्रेशर कम होता है तो उसे नेगेटिव प्रेशर बोल सकते हो बच्चों, प्रेशर ज्यादा होता है उसे पॉजिटिव प्रेशर आप बोल सकते हो। और एयर जैसा कि आप जानते हो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, तो बाहर से एयर अंदर आनी शुरू हो जाएगी और हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जब तक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा तब तक एयर ना तो अंदर से बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी। प्रेशर हम चेंज नहीं कर सकते थे, हम चेंज कर सकते थे वॉल्यूम। तो हमने वॉल्यूम को कैसे चेंज किया बच्चों, सबसे पहले डायफ्राम को सिग्नल भेजा, डायफ्राम फ्लैट हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। दूसरा सिग्नल भेजा इंटरकोस्टल मसल्स को, उनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण आपके जो रिब्स थे, कॉन्ट्रैक्शन के कारण रिब्स एक्सपेंड हो गई, अगेन वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम का बढ़ना मतलब प्रेशर का घटना, प्रेशर डिक्रीज हो गया बच्चों। अंदर का अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो मैं बोला हूं अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो गया। और एयर बच्चों बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएगी, इंस्पिरेशन हो जाएगा। वेरी सिंपल, इज इट क्लियर? अब बच्चों एक्सपिरेशन इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। एक्सपिरेशन के केस में क्या होगा कि अगर ये सिग्नल ना आए,
अगर यहाँ पे कोई भी सिग्नल ना आए तो अगेन ये जो डायफ्राम जो कि फ्लैट हो गया था, डायफ्राम फिर से डोम शेप हो जाएगा। अगर सिग्नल नहीं आएगा बच्चों तो ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में थी, इंटरकोस्टल मसल्स, ये मसल्स फिर से रिलैक्स हो जाएंगी और जिसके कारण जो रिब केज था वो क्या हो जाएगा, रिब केज बच्चों छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो रिब केज अगर छोटा हो गया और ये भी ऐसे डोम शेप हो गया है, सो हम देख सकते हैं यहां पे कि वॉल्यूम क्या हो चुका है, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया बच्चों। और पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, पल्मोनरी अंदर का प्रेशर अब क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। उल्टा ही करना है बस। अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है तो हाई प्रेशर से बच्चों लो प्रेशर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव प्रेशर से नेगेटिव प्रेशर की तरफ एयर जो है जाएगी और हम बोलेंगे एक्सहेलेशन हो रहा है, क्योंकि एयर जो है एक्सहेल मतलब एयर आउट हो रही है। कर लोगे बच्चों? Yes, sir. इंस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सपिरेशन कैसे होता है, ये हमने समझ लिया बच्चों। हॉस्पिटल में अगर जाते हैं ना तो डॉक्टर लोगों के पास एक मशीन होती है, इस मशीन को बोलते हैं स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर की हेल्प से डॉक्टर लोग वॉल्यूम्स को चेक करते हैं। दिस मशीन इज यूज्ड फॉर द क्लिनिकल एनालिसिस ऑफ लंग्स। तो वो चेक करते हैं कि लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस मशीन का नाम याद रखना है आपको, स्पाइरोमीटर, राइट। उसके बाद बच्चों हमारी जो ब्रीदिंग रेट है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है 12 से 16 बार। एक मिनट में ना 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ये कुछ डेटा है जो आपको नोट डाउन कर लेना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको वॉल्यूम्स के बारे में सिखाऊंगा कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कौन कौन सी होती है, स्पाइरोमीटर का उन वॉल्यूम्स को मेजर करने में क्या रोल रहता है, कर पाता है कि नहीं कर पाता है, कौन कौन सी वॉल्यूम्स होती है, कैपेसिटीज क्या होती है, इन सब की बात करेंगे। मुझे लगा था कि आज ये कंप्लीट हो जाएगा, बट अब भी अगर कुछ शुरू करूंगा तो बीच में लटक जाएंगे बच्चों। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन भी हमने सीख लिया, बस एक टॉपिक रह गया बच्चों, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इज इट डन? Yes, sir. चलिए बच्चों।